सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। और एस्टेट का जो दौर चला हुआ है, लगभग हम फाइनल मैच में आ चुके हैं और अभी हमारा मुकाबला एस्टेट टीजीटी और पीजीटी से होगा और उसमें हम किस तरीके से अपना सर्वस्व देकर विजय प्राप्त करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। परंतु उससे पहले मैं आपको कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता कि आपके कोई नॉलेज में कसर रह जाए और वहाँ पर आपको भी देखना पड़े कि जी हम थोड़ा ये कर लेते तो और अच्छे हो जाते हैं। आपको पहले से ही हमने बेहतर तैयार करना है। अलंकार आ जाइए जल्दी से, लीजिए अलंकार। बिल्कुल आपके टू द पॉइंट जो प्रश्न आने वाले हैं वो निकलवाता हूं। आप भूल जाइए कि अब आसान प्रश्न अलंकार में आएंगे। क्यों? कारण उन्होंने अलंकार निश्चित कर दिए। अब आपको चीज ही सारी 8 या 11 दे रहा है वो, और उसमें भी आप सोचो कि सिंपल लक्षण उदाहरण आ जाए और हमारा काम चल जाए। पेपर बनाने वाला इतना भी अल्पधीन नहीं होगा। उसको पता है कि 8 में से क्वेश्चन बनाने हैं और 8 में से वो लक्षण उदाहरण दे देगा। ऐसा न के बराबर चांस है इस चीज की। तो आप 8 अलंकार टीजीटी, 11 अलंकार पीजीटी बहुत बेहतरी के साथ तैयार कर लीजिए। कहां से क्वेश्चन निकलेंगे जल्दी से बताता हूं, आ जाइए। नंबर 1 अलंकार के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अलंकार काव्य का शरीर होता है। शरीर होता है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा सकता है। अलंकार क्या 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 होता है? शरीर होता है। और ये किस तरह की तरह होता है? अंगद आदिवत। अंगद आदिवत आभूषणों की तरह होता है। आपने साहित्य दर्पण में अलंकार का लक्षण पढ़ा होगा। शब्दार्थ हो अस्थिरा ये धर्म शोभा अतिशायीन है रसादीन उपकुर्वंतो अलंकारास्ते अंगद आदिवत। आभूषणों की तरह होते हैं, बिल्कुल आभूषणवत। आभूषणवत होते हैं, आभूषणों की तरह। तो आप अच्छी तरीके से इसको कर लीजिए। आ जाइए जल्दी से, ज्वाइन भी कर लिया करो। आभूषणवत, आभूषणों की तरह ये होता है। कोई पूछ ले काव्य की आत्मा क्या है? काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा होता है रस। ठीक है, और रस कौन से? अलौकिक रस। रस भी 2 प्रकार के होते हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक 6 होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु कसाय तिक्त, क्योंकि इनका संबंध शरीर से है। अलौकिक रस का संबंध आत्मा से है, वो 9 होते हैं, श्रृंगार हास्य रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत इत्यादि जो आप पढ़ते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले क्या अलंकार काव्य में स्थायी रूप से रहते हैं? नहीं, अस्थायी रूप से रहते हैं। अस्थायी अलंकार काव्य का कौन सा धर्म है? अस्थायी। तो ये चीजें याद करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। कोई पूछ ले अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, और नंबर 3 उभयालंकार। आपको वो जी तो हमारे सिलेबस में लगे हुए नहीं है, ठीक ना। उभयालंकार, अलंकार आपके सिलेबस में लगे हुए हैं ना। तो अलंकार के विषय में वो कोई भी सामान्य प्रश्न पूछ सकता है, पूछा जा सकता है। उभयालंकार, शब्द अलंकार होते हैं विद्यार्थियों गिने चुने, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, कहीं कहीं पुनरुक्ति भी माना जाता है। बाकी जितने हैं सारे के सारे अर्थालंकार है, चाहे उपमा है, अतिशोक्ति है, निदर्शना है, दीपक है, प्रतिवस्तु उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, सारे के सारे किस में जाएंगे? अर्थ अलंकार में। और उभयालंकार आपके पास एक ही है, पुनरुक्त वदाभास। पुनरुक्त वदाभास। बहुत सारे क्वेश्चन यहां तक निकल चुके हैं। जनरल क्वेश्चन जो भी पूछेगा वो यहां से वो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए ग्रंथों का नाम पूछ सकता है। काव्य अलंकार सूत्र किसका है? भामह का। अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य। आगे छठा क्वेश्चन निकाल लेते हैं।
अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह को माना जाता है, भामह को। ठीक है, और अलंकार काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। यदि साहित्य की विधा पूछ लिया जाए तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ते पढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और 7वां क्वेश्चन एक और बना लेते हैं कि अलंकारे शब्दालंकार शब्द परिवर्तनम न सहते कि अलंकार में जो शब्द अलंकार है वो शब्द परिवर्तन सहन नहीं कर सकता। आप अर्थ अलंकार में शब्द परिवर्तन कर सकते हो। जैसे मैं कहीं पर कह देता हूं, जैसे हिंदी का उदाहरण ले लेते हैं, मुदित महीपति मंदिर आए। ठीक है ना, ये चौपाई है, आपने चौपाई अच्छी तरीके से सुनी होगी। ओ मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। राजा, महीपति का अर्थ राजा। अगर मैं महीपति की जगह राजा कर दूं तो अलंकार भंग हो जाएगा। मुदित राजा मंदिर आए, पर अर्थालंकार में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे चांद सा सुंदर मुख, तो चांद को बदल दो, मैं शशि कर देता हूं शशि, और शुद्ध शशि पे नहीं पड़ता होता है और बड़ी की मात्रा आती है। हिंदी में छोटी की लगाते हो आप, गलत है। शशि सा सुंदर मुख, ये भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी बदल दो तो। परंतु शब्द अलंकार में आप नहीं बदल सकते। कश्चित कांता वीर गुरुणा स्वाधिकार प्रमत्त, तो आपने कश्चित कांता कर दिया, कांता की जगह वहां पर पत्नी कर दे, स्त्री कर दे, वनिता कर दे, तो अलंकार भंग हो जाएगा। क से अनुप्रास अलंकार बनता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द अलंकार में अलंकार शब्द परिवर्तन सहन नहीं करता। हो सकता है इससे रिलेट करके वो कुछ ना कुछ बनाए, मैं उसकी कमजोर नस को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि कहाँ वो आपके दायरे में आ सकता है, कहाँ से वो चीजें निकल सकती है। क्योंकि वो प्रश्न ऐसे बनाएगा कि लाल मिर्च किस रंग की होती है, भूल जाओ, ऐसे क्वेश्चन आने वाले नहीं। ठीक है, तो आपको जो पता चलना चाहिए। लीजिए अनुप्रास, अनुप्रास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अनुप्रासा में कौन सा प्रत्यय है, इसमें घय प्रत्यय है, घय, अनु जमा में प्र, जमा में आस, आस धातु है, आस धातु को सानच प्रत्यय लगा सकते हो आप, आस जमा में सा, सानच, क्या बनेगा? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, जल्दी से बताइएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आस को सानच प्रत्यय लग के क्या बनता है। तो अनु और प्र दो उपसर्ग है इसके अंदर, आस धातु घय प्रत्यय होकर अनुप्रास होता। अनु पीछे प्रकृष्ट रूप से, विधिवत रूप से, नियत रूप से किसी के पीछे आकर किसी वर्ण का बैठना अनुप्रास अलंकार कहलाता। अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्यपि स्वरशयत, अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्यपि स्वरशयत। ठीक है, शब्द साम्यम अनुप्रास है। आपको जो आपके काव्य प्रकाश के लक्षण है, मम्मट द्वारा कृत जो काव्य प्रकाश है, उसमें और इनमें साहित्य दर्पण ज्यादा फर्क नहीं है, शब्द का फर्क हो सकता है, बात वही मिलेगी आपको, इसलिए वो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, जो के तो मतलब मिलता है। ठीक ना, तो उसमें आप ये कर सकते हो। ठीक ना, तो वहां पर क्या नाम लेते, काव्य प्रकाश में वर्ण साम्यम अनुप्रास है, वही लिखा हुआ। ठीक ना, तो वर्ण साम्यम अनुप्रास है, वर्णों की समानता का नाम। ठीक है, अब आ जाइए जी, वर्णों की समानता का नाम अनुप्रास काव्य प्रकाश में है, काव्य प्रकाश का या साहित्य दर्पण का है।
अब आ जाइए अनुप्रास शब्द सम, यहां पर शब्द का क्या मीनिंग है? शब्द का मतलब यहां पर वर्ण लेंगे हम, वर्णों की समानता का नाम अनुप्रास है। आपको यहां तो शब्द लिखा हुआ है, पर क्या करें भाई, ग्रंथकार ने किस संदर्भ में इसको शब्द का, शब्दों की समानता का नाम तो अनुप्रास नहीं है, शब्द समान तो नहीं चाहिए। जैसे मुदित महीपति में शब्द कहाँ समान है, वर्ण समान है मम, और मुदित महीपति में वैषम्य पे स्वर से स्वर की विषमता है, तब भी स्वर व्यंजनों की चाहे विषमता हो, परंतु व्यंजन वर्णों की समानता का नाम, अगर वर्ण में भी कैसा पूछे, व्यंजन, व्यंजन। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने निकाल दिए। शब्द का अर्थ क्या होता है, वर्ण, वर्ण का अर्थ होता है यहाँ पर व्यंजन, तो ये अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास के कौन कौन से भेद होते हैं विद्यार्थियों? 5। छेकानुप्रास, फिर 3 वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास, लाटा अनुप्रास। ठीक है, अब इसमें से कहां कहां से क्वेश्चन निकलेंगे? एक का अर्थ होता है विदग्ध, विदग्ध बोले तो विद्वान, विद्वान। आपको होगा जी सर विदग्ध क्यों बता रहे, आप विद्वान ही नहीं बता देते। काव्य प्रकाश के अंदर विदग्ध शब्द का प्रयोग किया गया है, वैदग्ध है, वैदग्ध होता है विद्वत्ता, ठीक ना, तो इसलिए मैंने विदग्ध किया। हो सकता है आपके ऑप्शन में विदग्ध आ जाए और आप वहां बैठ के को नहीं नहीं सर ने तो विद्वान बताया था और ये तो ऑप्शन गलत आ गए, इसका तो हमें बोनस अंक मिलेगा। विदग्ध का अर्थ भी विद्वान होता है, हो सकता है पर्यायवाची में आ जाए। तो हमारा जो होता है एक चीज के अंदर से बहुत सारी चीजें निकलती, बहुत सारी चीजें उसमें से निकालने की कोशिश हम करते हैं। तो 6 के अनुप्रास का है। लाटानुप्रास का नाम क्यों पड़ा? ये लाट प्रदेश के जो विद्वान थे वो लाटानुप्रास का बहुत अच्छा उनका प्रिय अनुप्रास था ये, इसलिए लाटानुप्रास कहला। चलिए और कहां से क्वेश्चन निकलेंगे, जल्दी से ये आप जूम करके रोक के जैसे भी आप वीडियो को देखना चाहते हैं देख लीजिए। अब इनमें से एक क्वेश्चन निकलेगा, यहां वृत्त्य यह में आ नहीं है, श्रुत्य नहीं है, अंत्यानुप्रास में आ है। आपको मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, ये लो देख लो, अंत्यानुप्रास, ठीक है जी। तो यहां पर आ है, हो सकता है ये यूं पूछ ले कि निम्न में से कौन सा शुद्ध है। देखो मैं इसका क्वेश्चन बना के दिखाता हूं और आप भी कहोगे जी हाँ जी बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। किम शुद्धम या शुद्धम पदम चिनुत, ठीक ना, मान लिया मैंने ये दे दिया वृत्त्यानुप्रास, या दे दिया श्रुत्यानुप्रास, या दे दिया अंत्यानुप्रास, या दे दिया लाट अनुप्रास, और पूछ ले शुद्ध कौन सा है। आपको ये तो पहले तो तीनों ही शुद्ध है, वृत्त्या, श्रुत्या, अंत्या, ये ही अशुद्ध है, ठीक ना। तो आपने छांटना शुद्ध, फिर आपको कुछ नहीं नहीं ये भी अशुद्ध है, ये तो ऑप्शन गलत दे दिया हमें, तो है ना बोनस अंक मिलेगा, इसको करो ना करो, कोई सब ऐसे ही भर देते हैं बोनस अंक तो मिलना है। अरे ऐसी बात नहीं है, ये शुद्ध है। यहाँ पर ये वृत्ति है, वृत्ति जमा में अनुप्रास, यहाँ पर विद्यार्थियों यण संधि है, ये श्रुति जमा में अनुप्रास यण संधि है, और यहाँ पर अंत्य जमा में अनुप्रास, यहां पर दीर्घ संधि है, अंत्य ऐसा लिखा था, अंति थोड़ी होता है यण कर देंगे, ठीक ना। तो अंत्य जब अनुप्रास या दीर्घ संधि, केवल इसमें यही शुद्ध है, यहां भी दीर्घ संधि, लाटानुप्रास होना चाहिए, ये ही शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध बनते थे इसके अंदर। तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बना ले, ठीक है ना। अनुमानों के आईने में झांक कर देख रहे हैं, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो तो जब पेपर होगा आपको तभी पता चलेगा। अब तो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपको मेंटली प्रिपेयर करवा रहे हैं कि इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आप वहां बताओगे। चलिए ठीक ना, देखो 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास में, ठीक ना, 6 को व्यंजन संघर्ष से सकृत साम्यम अनेकदा, सकृत साम्यम होता है, यहाँ क्या होता है, सकृत साम्यम,
और वो अनेकदा होता, कई प्रकार से होता। इन दो में से प्रश्न बन सकते हैं। एको व्यंजन संघस्य सकृत साम्यम अनेकदा आदाय बकुलगंधानंदी कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान अयम एति मंदम मंदम कावेरी वारी पावन पावन है। ये इसका उदाहरण है, ठीक ना। सकृत साम्यम, कई प्रकार से साम्य, देखो कई प्रकार से होता, रूप से और क्रम से। इस समानता का नाम होता है अनेकता, कई प्रकार की सकृत, ठीक ना, बार बार समानता आना। रूप से कैसे, जैसे रस और ये भी रस, तो इसमें रूप से भी समानता है और क्रम से भी समानता है। अगर मैं ऐसे कर दूं रस और सर, तो यहां रूप से तो समानता है, रस रस, पर क्रम से समानता नहीं है, उसी क्रम में नहीं आया है। तो हो सकता है वो घुमा फिरा के उसका लक्षण उदाहरण ना पूछे और ये पूछ ले कि इसमें कौन सी समानता, स्वरूपतः या क्रमतः, क्रम से समानता है या स्वरूप से समानता है। तो ऐसी समानता का नाम छेक अनुप्रास है ना। उदाहरण इसका वही आपको साहित्य दर्पण में मिल जाएगा। आदाय बकुल गंध अनंधी कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान अयमेति मंदम मंदम कावेरी वारी पावना पावना। तो पावना पवना मंदम मंदम, ठीक है, मंदम मंदम में तो खैर नहीं है, अनंधी कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान, ठीक ना। अयमेति, तो पावन है पवन में रहा, आप ज्यादा दूरी में जाओ, वन है और वान है, स्वर तो भिन्नता मिलेगी पर वन तो वही है। तो इसी प्रकार से रूप से भी और क्रम से भी समानता छेक अनुप्रास होता है, ठीक है ना। वृत्ति अनुप्रास है कोई उच्चारण स्थान के हिसाब से, कोई वृत्ति श्लोक के अंत में जो होता है तुकबंदी उसके आधार पर है, ठीक ना। लाटानुप्रास होता है शब्दार्थ और पुनरुक्तम भेदे तात्पर्य मात्रतः, लाटानुप्रास, ठीक ना। लाटानुप्रास क्या होता है, जहां पर शब्द और अर्थ की किसी विशेष भेद से पुनरुक्ति दिखाई देती है, परंतु अर्थ वही होता है, अर्थ ज्यादा अलग नहीं जाता। जैसे मैं ये कह देता हूं कि मोदी जी तो मोदी जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो मोदी जी हैं, तो वो भी मोदी जी ही हैं, मोदी जी तो मोदी जी। ऐसा कई बार हम कहते हैं अरे भाई है ना, पहलवान तो पहलवान ही होता है, अरे पहलवान पहलवान ही तो होता है इसमें, पर वो किसी विशेष तात्पर्य से ऐसा कहा जाता है। हिंदी में आपने उदाहरण सुना होगा, पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। भाई बेटा बुरा हो तो धन संचय नहीं करना चाहिए, अच्छा तो धन संचय। तो बात तो एक ही है कि धन संचय नहीं करना चाहिए, पर उसका तात्पर्य अलग अलग है। भाई पुत्र बेकार होगा तो धन संचय मत करो, सारे को खराब कर देगा, और पुत्र अच्छा होगा तो धन संचय मत करो, वो अपने आप कमा लेगा। भाई एक उसमें तात्पर्य अलग अलग जा रहा है, बात तो वही है, ठीक ना। तो इसका जो उदाहरण है वहां पर समेर राजीव नयने नयने किम निमिलिते, और पश्य कंदर्प पश्य निर्जित कंदर्पम कंदर्प वसगम प्रियम। तो वहां पर कंदर्प का अर्थ निर्जित कंदर्पम और कंदर्प वसगम, वहां पर कंदर्प दो बार आया पर थोड़ा थोड़ा अर्थ अलग है, ठीक ना। समेर राजीव नयने, यहाँ पर संबोधन है, खिले हुए राजीव जैसी आंखों वाली, संबोधन है। नयने किम निमिलित, आंखों क्यों मूंद रही है, तो वहां पर नयने दूसरा है, वहां पर दूसरा, अर्थ वही है पर थोड़ा संदर्भ के अनुसार थोड़ा थोड़ा अलग चीजें जा रही है। तो ऐसा जहां पर आ जाए लाट अनुप्रास होता। अब इसमें से अनुप्रास में से कहीं से भी वो कोई भी क्वेश्चन निकाल ले, आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता चिपकना, जहां पर एक के साथ कई अर्थ चिपके हों, तो श्लिष्ट ही पदई अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपके, यहां श्लेष है इष्यते है, विसर्ग का लोप किस सूत्र से हुआ, जल्दी बताइएगा, ठीक है ना। और बताना भी नहीं है तो सीख जरूर लो, ठीक है ना। ये चीजें है ना, आपके दिमाग की नसें हिलनी चाहिए। यही प्रश्न आएंगे वहां पर, और आएंगे क्या, ठीक है ना। श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का अभिधान करने पर
श्लेष अलंकार होता है। अब श्लिष्ट पद कौन से होते हैं? ऐसे पद जो अनेकार्थक होते हैं, अनेकार्थक पद ही। अगर मैं ये भी कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अनेकार्थी पदी, अनेकार्थक पदों के द्वारा, ठीक ना, वो श्लिष्ट पद होता है। अनेक अर्थों का विधान कहलाना श्लेष अलंकार होता है। जिसमें आपको कोई अलंकार ना लगे, जहां पर आपको कोई अलंकार ना लगे, इट में भी श्लेष अलंकार हो सकता है। वहां पर श्लेष अलंकार जहां पर कोई अलंकार ना हो। आपको कैसे? क्योंकि जितने अलंकार आपके श्लेष में लगे हुए हैं उनमें कुछ न कुछ जुगत जरूर लगाई गई है, कुछ न कुछ विशेष है। जैसे अनुप्रास अलंकार में दिखता है, उपमा में इव दिखता है, उत्प्रेक्षा में इव दिखता है। आपको बाकी अलंकार में समझाऊंगा भी सारे क्या क्या, पर श्लेष अलंकार में ऐसा कुछ निशान चिन्ह आपको दिखाई नहीं देगा, तो वहां पर हो सकता है श्लेष अलंकार हो। पृथुकार्थ स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव विलसत क्रेणुका गहनम संप्रति समाव्यो सदनम, ये साहित्य दर्पण का उदाहरण है, ये कर लेना। कर्ण क्या लेना? अगर आ जाए पृथुकार्थ स्वर पात्रम, बस इतना ही कर लो आप तो, ठीक ना। पृथुकार्थ स्वर पात्रम अगर ये आ जाए तो आप लिख देना कि वहां पर श्लेष अलंकार। कई बार उदाहरण ज्यों का त्यों मिल जाता, अच्छी बात होती है, ठीक ना। एक विधौ, विधौ शब्द में इन्होंने श्लेष अलंकार दिखा रखा है। जैसे विधु, विधु का अर्थ होता चंद्रमा, और विधि, विधि होता भाग्य। भाई इसमें दोनों में ही सप्तमी के एक वचन में विधौ बनता, विधौ, ठीक ना। तो इसमें आपको कोई इस तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वहां पर कोई आपको परेशानी है। विधौ और विधि, विधौ के दो अर्थ हैं, चंद्रमा और भाग्य, तो ये दोनों आप अच्छी तरीके से कर लेना। ये स्वप्न वासुदत्तम का श्लोक है, प्रतिकूलताम उपगते ही विधु विफलत्वमेति बहुसाधनता, और पतिश्य अवलंबनाय पतिश्यतः अभूनकर सहस्रम अपि, इस प्रकार का एक श्लोक है। वहां पर विधु के दो अर्थ दिखा रखे, प्रतिकूलताम उपगते ही विधु विफलत्वमेति बहुसाधनता। जब चंद्रमा विफल हो जाता सारे साधन खत्म हो जाते, मतलब विफल हो जाते हैं। पहले लोग रात्रि को काम किया करते थे, पहले लोग रात को काम किया करते थे, क्योंकि चंद्रमा इतनी तेज रोशनी होती थी। आजकल पोल्यूशन की वजह से सूरज का प्रकाश नहीं धरती पर पहुंच रहा, चंद्रमा का तो कहाँ पहुंचेगा। पहले चंद्रमा का प्रकाश भी रात को काम करने लायक होता था, बिजली थी नहीं तो लोग लगभग रात्रि को करते थे। आजकल कहते हैं ना कि शुभ काम अंधेरे में मत करो, कृष्ण पक्ष में मत करो। अरे ये वही से चली आई है पार्टी कि शुभ क्या, कोई भी काम अंधेरे में नहीं होता था। दिन में इतनी गर्मी पड़ती थी बेहद ज्यादा, तो लोग बहुत सारे रातों को ही करते थे काम। किसानी तो रात को ही होती थी, घर बनाने ये चीजें मतलब रातों को चलती थी, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप श्लेष अलंकार का कर लोगे, कोई ऐसी बात इसमें नहीं है। अब आ जाइए यमक, यमक, ठीक ना। सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन सहते कर्मेण तेन एव आवृत्ति यमकम विनिगद्यते, ठीक है ना। चलो लिख देता हूँ, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं समझ रहा, क्योंकि हम अच्छी तरीके से तैयार करवा के आ चुके हैं। सत्यर्थे पृथग अर्थाया स्वर व्यंजन सहते क्रमेण, क्रमेण तेन एव क्रमेण तेन एव आवृत्तिर यमकम विनिगद्यते। अगर वो इसका हिंदी कुछ संस्कृत में अनुवाद बना के कुछ लाइन दे दे तो आपको पजल नहीं होना, आराम से पढ़ो उसको। होता क्या है, स्वर व्यंजन की सहती, स्वर और व्यंजन की सहती होता शब्द, सहती समूह, शब्द और व्यंजन का समूह शब्द। तो कोई शब्द उसी क्रम से यदि आ जाए, आवृत्ति, आवृत्ति में का मतलब क्या होता है कि उसका दोबारा आना, तो आवृत्ति तो है इसके अंदर, तेन एव आवृत्ति दीर्घ संधि है यहाँ पर। उसी आवृत्ति से तेन एव क्रमेण, उसी क्रम से किसी शब्द की आवृत्ति हो जाए, स्वर व्यंजन साहित्य की आवृत्ति हो जाए, और वो सत्य अर्थ है, वो सार्थक होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। ऐसे आपका यमक अलंकार। अगर कोई शब्द आपको दो बार मिल जाए, जैसे शारदा
शारदा अम्भोज वदना, यद्यपि यहां पर अलग है, ज है, ठीक ना। यहां पर ये शारदा अलग है, ये शारदा अलग। यहां शारदा का था सरस्वती, यहां शारदा का था शरद ऋतु। तो जब भी कोई आपको शब्द दो बार मिले, जैसे हिंदी में ना कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय या खाए बोराय जग तापाए बोराय, ठीक ना। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि कनक कनक दो बार आगा, एक कनक का अर्थ सोना, एक कनक का अर्थ धतूरा। तो ऐसे करके कोई शब्द आपको जब भी दो बार मिल जाए तो समझ लेना, ठीक ना, वो कौन सा है, यमक। जैसे नव प्लास प्लास, नव प्लास प्लास वनम पुरः शिशुपालवत का है, पुरः स्फुट प्रागत प्रागत पंकजम मृदुलतांत लतांतम आलोक्यत से सुरभिम सुरभिम सुमनव भरे। तो यहाँ पर प्लास का अर्थ है पत्ता, यहाँ पर प्लास वन ढाका। तो अलग अलग अर्थ जा। और वैसे भी अगर आपको लग रहा है कि दो शब्द आ रहे हैं तो इट में भी यमक अलंकार, यमक अलंकार वो हो सकता है, आपका दिमाग में क्लिक आना चाहिए बिल्कुल। और चार ऑप्शन देगा, कोई ऐसी बात थोड़ी आपसे डायरेक्ट ही पूछ रहा है तो चार ऑप्शन में लग जाएगा। तो ऐसे करके जब भी दो शब्द मिले यमक अलंकार होता है। स्वर व्यंजन की संहति का मतलब यहाँ पर शब्द या पद, ठीक ना, और उसी क्रम से आवृत्ति मांगता है और वो दोनों सार्थक होना चाहिए। एक सार्थक हो एक निरर्थक हो नहीं चलेगा, दोनों का, इसका भी अर्थ है इसका भी अर्थ है। वो कैसे न कैसे बनाएगा, यमक अलंकार, यमक अलंकार से विषय किम न सत्यम, यमक अलंकार के विषय में सच क्या नहीं है, वो चार ऑप्शन बना लेगा। ये बात होती है यमक अलंकार में, ये होती है, ये होती है, ये होती है, तो आप कर लोगे, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे है उपमा। कौन सी माँ, उपमा। उपमा का अर्थ होता तुलना। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखता हूं, तुलना विषम चीजों में होती है समान चीजों में होती है, बता दीजिए मुझे। तुलना सम चीजों में होती है कि विषम चीजों में होती है? तुलना हमेशा विषम चीजों की होती है। आपको ये कैसी बात कह रहे हो, विषम में कैसे होती है? जैसे मुख और चांद क्या एक जैसे हैं? मुख और चांद बिल्कुल एक दूसरे के विषम में उल्टे, कहीं से कुछ भी नहीं मिलता, परंतु उन विषम चीजों में कोई एक गुण समान होता है, सुंदरता, तो उसका नाम उपमालंकार है। साम्यम वाच्यम अवैधर्म्यम वाक्य के उपमा दो। साम्यम वाच्यम अवैधर्म्यम वाक्य के उपमा दो। उपमान और उपमेय के किसी एक गुण को लेकर तुलना करना उपमालंकार कहलाता है। पता आपको सबको। इसका जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो है, इसके चार अंग हैं। इसके कितने अंग हैं? चार अंग। इन चार अंगों का आपको नॉलेज होना चाहिए। नंबर एक उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है जी। तो उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, और साधारण धर्म तो जो दोनों में कॉमन है, जैसे सुंदरता, सुंदरता। और वाचक शब्द है जैसे इव, तुल्य है, सदृशः, समः। देखो भाई, अगर कहोगे सम है तो इसका अर्थ होता समान, अगर कहोगे समम तो इसका अर्थ ये अव्यय है, इसके रूप नहीं चलते, इसका अर्थ होता है साथ, सहयुक्त अप्रधाने, सह के साथ में जो अप्रधान अर्थ में, यानी कि जो कर्ता नहीं है उसमें तृतीय लगती है, तो उसमें समम होता है, अव्यय है, सम है। समेन एति, कोई सीधा चलता, कोई विषमेन एति, कोई टेढ़ा चलता है। बताइए कौन सा कारक है समेन एति? प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, जब कोई किसी की प्रकृति होती है तो तृतीय लेता हो। चलो, तो समय का कुल मिला के विद्यार्थियों ये अव्यय नहीं है, इसका अर्थ समान होता। तो ये शब्द जब भी आ जाए तो उसके वाचक शब्द होंगे। आपको दिक्कत कहाँ आएगी? जैसे वो पूछ लेता वागर्था विव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ते जगत है पितर वंदे पार्वती परमेश्वरो। इसमें साधारण धर्म क्या है? संपृक्त, संपृक्तता, दोनों का मिलना। इसमें उपमान क्या है? वागर्थ, वाणी और अर्थ।
और उपमेय क्या है, पार्वती परमेश्वर, ऐसे वो छुटवा सकता है किसी श्लोक से। तो आप अच्छी तरीके से करके जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे उत्प्रेक्षा। पहले मैं बता दूं, उत्प्रेक्षा शब्द का अर्थ ही संभावना है। उत्प्रेक्षा शब्द का अर्थ ही संभावना। एक बार आ गया था ये कि उत्प्रेक्षा शब्द का मीनिंग क्या है, संभावना। भवेत संभावनो उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य प्रात्मना। प्रकृत मूल चीज की, ठीक ना, भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य प्रात्मना। और वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी आपको अर्थांतरन्यास, निदर्शना और दृष्टांत में अंतर समझाऊंगा, कैसे छांटे। और वहां से जो क्वेश्चन आएगा आपके बिल्कुल आंखों के आगे तारे से टूटने लगेंगे जब देखोगे, क्योंकि सारे अलंकार दिखाई देंगे उसमें और गड़बड़ हो जाएगा। पर आपको एग्जैक्ट बता दूंगा, बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं जाने दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अलंकार का मुझे पता है, एक एक क्वेश्चन हमें बड़ी मुश्किल से जोड़ना है। भवेत संभावना उत्प्रेक्षा, संभावना का नाम उत्प्रेक्षा। प्रकृत, देखो भाई, प्रकृत कह लो या प्रस्तुत कह लो, ये सारे उपमेय के विशेषण होते हैं। उपमेय कह लो, एक ही बात है, ठीक ना। जो अप्रस्तुत होता है, अप्रकृत होता है, पर दूसरा होता है, वो उपमान होता है, ठीक ना। इसके कोई से उदाहरण ले लो, इव आएगा, जैसे वो ना एक श्लोक है, वो मृच्छकटिकम में भी है और आपका रघुवंश के दूसरे सर्ग में भी है। लिम्पतिव तमो अंगानी वरस्ति व्यंजनम नभ, ठीक है ना। लिम्पतिव तमो अंगानी, मानो अंगों को अंधकार लिपट रहा है। लिम्पतिव तमो अंगानी वरस्ति व्यंजनम नभ, असत पुरुष सेवे दृष्टि विफलताम गता। असत पुरुष की सेवा की तरह दृष्टि विफलता हो गई। उसमें उपमालंकार भी है, उसमें उपमालंकार भी है, और आपका ये उत्प्रेक्षा भी है। लिम्पतिव तमोंगानी, मानो अंगों को अंधेरा लिपट रहा है, इतना गहन अंधकार था। मृच्छकटिकम के पहले प्रकरण में आ जाता है, जब वसंत सेना उसके मकान में आके छिप जाती है ना चारुदत्त के, तो वहां पर वो दिखाया गया है अंधेरा, ठीक है ना। लिम्पति तमोंगानी वरस्ति व्यंजनम नभ, असत पुरुष सेवे, असत पुरुष की सेवा की तरह मानो दृष्टि विफल हो गई है। तो दृष्टि की तुलना असत पुरुष की सेवा के साथ की गई है, और यहाँ पर मानो अंधकार लिपट रहा है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा है, ठीक ना। आप रघुवंश का एक 29वां श्लोक का ये भी ले सकते हो, लो मैं लिख दूं क्योंकि है ना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्ञानम ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्य। त्यागे श्लाघा विपर्य है। और गुण गुण अनुबंधित्वात् सप्रश्वा इव, ठीक ना। तो ज्ञान में मौन, शक्ति में क्षमा, और त्याग में श्लाघा। श्लाघा होते हैं प्रशंसा, प्रशंसा का विपरीत, यानी कि प्रशंसा का भाव ना रहना। ऐसे गुण है ना जो उसके सप्रश्वा, गुण अनुबंधी, अनुबंधी गुणों के सहचर होने के कारण सप्रश्वा, मान लो साथ ही पैदा हुए हैं, सगे भाई के समान मानो वो लग रहे हैं, तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक ना। और भी उदाहरण आ सकते हैं, परंतु मेन मेन मैं चीज आपको सिखा के चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हमने कर लिया, यमक कर लिया, श्लेष कर लिया, उपमा कर लिया, उत्प्रेक्षा कर लिया। अब अतिशोक्ति में तो कुछ नहीं है बिल्कुल। पहले तो मैं आपको इसकी वर्तनी बता दूं, अतिशयोक्ति ऐसे लिखते हैं, आप आधा सर डाल देते हो, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो तो बिल्कुल आप उसको शुद्ध मानोगे वर्तनी। अति से आता है, अतिशय नहीं होता, अतिशयोक्ति। अतिशय, अतिशयोक्ति अलंकार में विद्यार्थी निगीर्ण भाव होता, इस शब्द को रट लो आप, निगीर्ण भाव इंपॉर्टेंट। अगर कोई पूछ ले कि निगीर्ण भाव किसमें होता है, तो अतिशयोक्ति में। यहां पर उपमान उपमेय को निगल जाता है,
ये मैंने बैच के अंदर बहुत अच्छे से मतलब चीजें समझा समझा के तब आया हूं, और एक अलंकार को समझाना, उसका फिर सारे उदाहरण से मैच करवाना, सारे उदाहरण देना, तो बहुत लंबा समय लग जाता। क्योंकि अब मैं चाहता हूं आपको टू द पॉइंट पढ़ाऊं, ज्यादा लंबे वीडियो ना बनाऊं। निकीर्ण भाव इसका लक्षण है सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्ति निगद्यते। निगद्यते, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर अध्यवसाय का अर्थ क्या होता है। अध्यवसाय, अध्यवसाय का अर्थ दो अर्थ होते हैं। अध्यवसाय एक तो होता है विद्यार्थियों निगीर्ण भाव, निगलना, और एक होता है निश्चित ज्ञान। वो है ना तर्क भाषा में बुद्धि का लक्षण होता है अध्यवसायत्मिका बुद्धि, जो अध्यवसायत्मक यानी कि निश्चित ज्ञान कराती है। तो यहां पर अध्यवसाय का था निगीर्ण भाव, निगलना। जहां पर उपमान उपमेय को निगल जाए या अध्यवसाय जहां पर सिद्ध हो। आपका क्वेश्चन ये भी आया था एक बार कि अध्यवसाय से सिद्धि कुत्र भवति, अध्यवसाय की सिद्धि कहाँ होती है, या सिद्धत्व अध्यवसाय से खालिस्तान भरो, कौन सा अलंकार होता है, तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कथम उपरि कलापिन है कलापो विलसति तस्य तले अष्टबिंदु खंडम कूल्य युगलम ततो विलोलम तद अध प्रवालम अस्मात्। कथम उपरि कलापिन है कलापो विलसति, ये श्लोक है। कथम उपरि कलापिन है कलापो विलसति तस्य तले अष्टबिंदु खंडम कुवल्य युगलम ततो विलोलम तद अधः प्रवालम अस्मात्। ठीक ना, तो ये चीज वहां पर बताई गई थी। कुवल्य युगलम ततो विलोलम तिल कुसुमम तद अधः प्रवालम अस्मात्। ठीक ना, तो के किसी नायिका का वर्णन किया गया कि उसके केस पासों में मयूर पिच का उसके केस पासों को छिपाकर मयूर पिच को बताया गया है। उसके तिल कुसुम नाक को कहा गया, कूल्य युगल चंचल आंखें उसके नेत्रों को कहा गया, चंचल कमल नेत्रों को कहा गया। तो ऐसे करके वहां पर मतलब मूल चीज को वो में अन्य चीज का आरोप कर रहा है, उपमेय को तो निगल रहा है और इसको छिपा रहा है। ठीक ना, देखो तो ये अतिशयोक्ति बिल्कुल एक इसी जैसा होता अपहनुति, पर अपहनुति आपके सिलेबस में नहीं है अपहनुति, परंतु फिर भी बता दूं अपहनुति में भी इस तरीके का होता है। इसका लक्षण है प्रकृतम प्रतिषिध्य अन्य स्थापनम स्याद अपहनुति, मूल चीज का निषेध कर देता अन्य की स्थापना कर देता। तो यहां पर मूल चीज का निषेध नहीं किया जाता, मूल चीज को तो वो निगल जाता है। इसका जो उदाहरण है नेदम नभो मंडलमांबुरासी नेता सितारा नवफेन भंगा। नदम नभोमंडलम, ये नभोमंडल नहीं है, अंबु राशि है। तो दोनों का जिक्र कर रहा है, इसमें दोनों का जिक्र नहीं होता। ठीक है ना, केवल और केवल इसमें वो निगल जाता है और उसकी जगह दूसरी कहता है। जैसे मैं ये कह देता हूं ये सलमान खान, ये मोहन नहीं है सलमान खान है, तो ये अपहनुति है। और मैं कह देता हूं ये सलमान खान है, मोहन को निगल गया, तो उसमें उपमेय का तो जिक्र ही नहीं आता, तो ये होता अतिशयोक्ति। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कंपैरेटिवली पूछ ले, और ये दोनों मिलते जुलते हैं इसलिए। चलिए भाई अब पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब 3 अलंकार आपको ऐसे करवाने जा रहा हूं मैं जो आपको थोड़ा सा अर्थांतर न्यास, ठीक ना, थोड़ा सा एक कष्ट दे सकते हैं, क्योंकि तीनों को अलग अलग याद होगा तो बात बनेगी नहीं तो बने। अर्थांतरन्यास, दृष्टांत और निदर्शना, तीनों अलंकारों को अच्छी तरीके से आप कर लीजिए तो आपको ये बात बनेगी। ठीक है, पढ़ते हैं। अर्थांतरन्यास, दृष्टांत और निदर्शना, तीनों को ये अच्छी तरीके से कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत बनेगी। और तीनों के यदि आप अलग अलग से उदाहरण नहीं छांटोगे तो एक जैसे दिखाई देंगे। चलिए आ जाइए, अर्थांतरन्यास को देख लेते हैं पहले। अर्थांतरन्यास, सामान्यम व विशेषो विशेषे विशेषस तेन वा यदि
साधर्मेण इत्रेण वा सामान्यं वा विशेष नहीं, एक मिनट, सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि कार्यं च कारणेन, कार्यं च कारणेन इदं कार्येण च समर्थते तत्र सो अर्थांतरन्यास अष्टधा मत। लीजिए भाई, ये लक्षण है। अर्थांतर न्यास 8 प्रकार का होता है, ये आपको नॉलेज होना ही चाहिए। श्लेष अलंकार भी 8 प्रकार का होता है, क्वेश्चन नोट करो, आएगा ये। श्लेष अलंकार भी 8 प्रकार का होता है, अनुप्रास 5 प्रकार का होता है, और आपका जो अर्थांतर न्यास 8 प्रकार का। सुन लीजिएगा, जहां पर सामान्य चीज का विशेष से और विशेष का तेन उस सामान्य से, कार्य का कारण से या कारण का उस कार्य के साथ जहां पर समर्थन कराया जाता है, वहां पर वो अर्थांतर न्यास तत्र सो अर्थांतर न्यास अष्टधामता। साधर्मेण इत्रेण वा तत्र सो अर्थांतर न्यास अष्टधामता है, ठीक ना। वो साधर्म्य से भी हो सकता है और वैधर्म्य से भी हो सकता है। तो इस प्रकार से और अर्थांतर न्यास आपका कितने प्रकार का हो जाता है? 8 प्रकार का होता है, ठीक ना। एक बार देख लेते हैं इसका। 8 प्रकार का इसलिए होता है, सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से 2, कार्य का कारण से, कारण का कार्य से 4, तो 4 तो साधर्म्य से और 4 विधर्म्य से, वैधर्म्य से समर्थन जो कराया जाता है वो होता है आपका अर्थांतर न्यास। इसका उदाहरण जैसे आपको इस तरीके के मिलेंगे, इसका उदाहरण आपको समझने की जरूरत है। जैसे है वृहत सहाय है, कार्यांतम क्षोधयानपि गच्छति, वृहत सहाय कार्यांतम क्षोधयानपि गच्छति, संभूय अम्भोधिम अम्बोधिम अभ्येति महानद्या नगापगा, ठीक ना। ये क्या कहता है कि बड़े लोगों की सहायता से छोटे लोगों का भी काम बन जाता है। जैसे नगपग, नगपग का मतलब छोटे मोटे नदी नाले, महानद्या तृतीया का एक वचन है, महानदी के साथ मिलकर अम्बोधिम अभ्येति समुद्र को प्राप्त कर जाते हैं। तो देखो ध्यान से समझिएगा, छोटे लोगों की सहायता से बड़े लोगों की सहायता से छोटे लोगों का भी काम बन जाता है, और छोटे मोटे नदी नाले महानदी के साथ मिलकर समुद्र में। तो यहाँ पर बड़े लोगों की सहायता से छोटे लोगों का काम बन जाता है, सामान्य बात है। इस सामान्य बात का इस विशेष बात से समर्थन कराया जाता है कि छोटे मोटे नदी नाले समुद्र में जाकर, महानदी के माध्यम से समुद्र में जाकर मिल जाते हैं। नहीं तो छोटे मोटे नदी नालों के भाग्य में समुद्र दर्शन कहाँ लिखे हैं, वो तो बेचारे बीच में सूख जाते हैं, पर महानदी के साथ मिलकर वो चले जाते हैं। तो इस विशेष बात का इस सामान्य बात से समर्थन, इस सामान्य बात का इस विशेष बात से समर्थन कराया, तो ये अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। ऐसे करके इसके मैं उदाहरण एक और ले लेता हूं ताकि इसका क्लियर मामला हो जाए। अर्थांतर न्यास, जैसे एक हम उदाहरण ले लेते हैं इसका, मेघदूत का जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानाम, पुष्करावर्तकानाम, जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानाम जानामि त्वं प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोना तेन अर्थित्वं त्वयि
तेन अर्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबंधु बंधुर गतो अहम याच्चा मोघा वरम अधिगुणे नाधमे च लब्ध काम। लीजिए, जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तिकाना जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं काम रूपं मघोन तेनार्थी त्वां त्वयि विधिवशात् दूरबंधु गतोऽहं याचा मोघा वरमधिगुणे नाध में च लब्ध कामः। कहता जातम वन से यक्ष उसको बता रहा है कि पुष्कर और आवर्तकों का जो लोक विदित भुवन विदित वंश है उसमें तुम पैदा हुए हो और उस प्रकार के तुमको प्रकृति पुरुषम जो प्रकृति का पुरुष है इंद्र का जो प्रधान पुरुष है काम रूप है अपनी इच्छा से रूप धारण करने वाला बादल कभी कैसा बन जाता कभी कैसा बन जाता है तो उसको काम रूप कहा है मघोन है इंद्र का मघवन के शब्द जब चलाओगे तो षष्ठी में मघोना बनता है षष्ठी में उसके प्रकृति प्रधान पुरुष इंद्र के और तेन इसीलिए विधिवशात भाग्य के वश में दूर बंधु गतो हम दूर गया है बंधु जिसका उस प्रकार का मैं त्वयि अर्थित्वम तुझमें अर्थित्व को प्राप्त हो गया तुझमें याचना मैं कर रहा हूं क्योंकि अधिगुण याचा देखो ये कई जगह ना ये भी मिल जाता है यांचा भी मिल जाता है यांचा इसमें नंग प्रत्यय पहले तो यही पता होना चाहिए नंग यांचा में और यज्ञ में नंग प्रश्न है विष्णु है यांचा रक्षण है यज्ञ इनमें नंग प्रत्यय होता सब में इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यांचा वरम अधिगुणे अधिगुण जो श्रेष्ठ आदमी होता है उसमें यदि मोघ है यांचा मोघ होता खाली अमोघ अस्त्र होता जो कभी खाली नहीं जाता अमोघ अस्त्र मोघ खाली खाली याचना भी अच्छी होती है वरम अच्छी होती है पर अध में दुष्ट नीच आदमी में लब्ध कामा चाहे वो काम पूरा भी हो जाए इसका तब भी अच्छे नहीं होते। पता आपको इस श्लोक अच्छी तरीके से। अब इसमें इन बातों का इस बात से समर्थन कराया गया है भाई मैं तुझ में इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं तू मना भी कर देगा ना तब भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अच्छे इंसान से यदि खाली याचना भी हो याचना ना भी स्वीकृत हो तब भी अच्छी होती है पर दुष्ट आदमी में नहीं इसलिए मैं तुझे कर रहा हूं। तो इस सारी बातों का समर्थन इस चीज से किया गया। ये सामान्य चीज है सामान्य ये विशेष चीज है जो लोक में प्रचलित होती है वो सामान्य होती है और जो उसी समय कही गई है वो विशेष होती है। तो इस विशेष का ठीक ना सामान्य इस सामान्य बात से समर्थन कराया गया है। ऐसे उदाहरण आपको जितने उदाहरण क्यों पढ़ा रहे हो हमें याद हो जाए याद नहीं करने मैं केवल समझा रहा हूं। जब भी कोई बात ऐसी कही जाती है ये ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है क्योंकि ऐसा होता है तो ऐसा होता है वो दोनों किसी न किसी का समर्थन करते हैं। एक हो रहा है श्लोक किरातर्जुनीयम का सहसा विदधित न क्रियाम ये भी इतना तो कम से कम कर ही लो सहसा विदधित न क्रियाम अविवेक है परमापदाम पदम विरणुते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्ध है स्वमेव संपदा। ठीक ना। और विद्यार्थियों आपका सौभाग्य है और सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे होनहार स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मुझे मौका मिल रहा है और ये आपका भी सौभाग्य है कि आपको कम से कम ज्ञान मुझे कितना है मुझे नहीं पता परंतु आप लोगों के लिए मेहनती बहुत ज्यादा हूं
पूरी मेहनत करके आता हूँ, ठीक है ना। तो और माँ सरस्वती की कृपा से पूरी जिंदगी आधी इसी में निकल गई है, संस्कृत पढ़ते पढ़ाते, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती, ठीक है ना। परंतु इतना पढ़ने पढ़ाने के बावजूद भी आप टेस्ट पास ना करो, जो सिलेक्शन ना निकालो, बहुत दुख की बात होती है, बहुत दुख की बात होती है। पीछे डीएसएसबी में हमारे लगभग 125 कैंडिडेट निकले थे, उसमें से 4-5 कैंडिडेट हमारे रह गए थे। उनके लिए जितना मुझे उन 125 का सिलेक्शन का आनंद नहीं आया, जितना उन 5-6 के लिए दुख हुआ था। क्योंकि कितना पढ़ा के, कितनी तैयारी करा के दिन रात हम जुटे रहते हैं, ठीक है ना। और मेरा ये भी नेचर नहीं है कि क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास, नो। बिल्कुल सिलेक्टेड क्लास लेता हूं, बिल्कुल सिलेक्टेड, और उसमें बहुत सारा करा देता हूं, बहुत सारा। फिर आप अपने आराम से वो कीजिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता रहूं, पढ़ाता रहूं, पढ़ाता रहूं, पढ़ाता रहूं, आपको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, या हमने मौका दिया ही नहीं, तो टेस्ट में पास नहीं हो सकते। तो इसमें सारी स्ट्रेटेजी काम करती है, सारे यही तो शिक्षण विधियों में सिखाया जाता है कि स्टूडेंट्स को कैसे आगे लेके आते हैं। चलिए, सहसा विदधित न क्रियाम अविवेक है परमापदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारणम गुणलोब्ध संपदा। इसको कारण और कार्य का उदाहरण है। कार्य और अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए, मूर्खता बड़ी बड़ी आपत्तियों की जड़ है, ठीक ना। गुणों की लोभी संपत्तियां विचार विमर्श पूर्वक काम करने वाले को अपने आप चुन लेती है। तो गुणों की लोभी संपत्तियां चुन लेती हैं, ये कार्य है। उसका कारण क्या है कि अविवेक है परमापदाम पदम, मूर्खता बड़ी बड़ी आपत्तियों की जड़ है, इसलिए आप मूर्ख मत बनिए। तो ये कारण है और ये कार्य है, ठीक ना। कर लोगे मेरे ख्याल से, आपको बहुत मेहनत करवा रखी है मैंने। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो भाई मैं बैठा हूं, चिंता लेने का नहीं। दृष्टांत अलंकार, अब आपको अर्थांतर न्यास और दृष्टांत एक जैसे दिखेंगे। दृष्टांतस्तु सवस्तुना प्रतिबिंबन, दृष्टांतस्तु सवस्तुनः प्रतिबिंबन, दृष्टांतस्तु सधर्मस्य वस्तुनः, दृष्टांतस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। और विद्यार्थियों, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। देखो, मैं जितना भी पढ़ाता हूँ सब मौखिक ही पढ़ाता हूँ, ठीक ना। और ये तो छोटी छोटी चीजें है, छंद अलंकार तो कोई खास बात नहीं। मैं तो कोशिश करता हूँ पूरे के पूरे ग्रंथ साहित्य दर्पण आपको 2 घंटे में पूरा मौखिक पढ़ाता हूँ मैं। आपका तर्क संग्रह, तर्क भाषा, ये शायद 2 पीरियड मुश्किल लगते हैं इनके, उन्हीं के अंदर। और मेरा पढ़ाने का, मेरा उसी को पढ़ाया हुआ मानता हूं मैं जो आपके टिप्स पे है। मुझे तो आता ही है, मेरा क्या, मेरे आने से आपके टेस्ट थोड़ी पास हो जाएंगे, आपके आने से आपके टेस्ट पास होंगे। तो मैं उसी को पढ़ाया हुआ अच्छा मानता हूं और उसी को काउंट करता हूं जो आपको आ जाए। तो इसलिए कोई कहीं पर हल्की फुल्की मिस्टेक रह सकती है, और मैं भी फ्लो में उसको कह जाता हूं, कर जाता हूं, यद्यपि उसकी गुंजाइश कम है, न के बराबर है। फिर भी कोई रह जाए तो उसके लिए आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से देख लेंगे। और वो भी कोई इक्का दुक्का कोई इस तरह का कोई रह जाता, कोई मेन चीज तो मतलब ही नहीं। चलिए, दृष्टांतस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंब, समान धर्म वाली वस्तुओं का बिंब प्रतिबिंब भाव से दिखा। अब दिखाऊंगे अर्थांतर न्यास से अलग कैसे है। जैसे उदाहरण ले लेते हम, अविदित गुणापि सत कवि भणिति, कर्णे सुवंति मधुर धाराम, कर्णे सुवमति मधुधाराम, अनधिगत परिमलापि ही हरति दृशम ध्यान से देखना भाई। अविदित गुण आप, जिसके गुण आपने नहीं पढ़े, जिसके गुण आप नहीं जानते, ऐसी सत कवि की भणिति, अच्छे कवि की बात, यानी कि आपको उसको बात के बारे में ज्यादा नहीं पता, पर वो किसी अच्छे कवि ने कही है, तो वो भी कानों में मधुर धारा उड़ेलती है।
और अनधिगत प्रेमलापी, जो मालती माला बहुत दूर है, आपको उसकी सुगंध नहीं आ रही, परंतु आपकी दृष्टि को तो हर ही लेती है, वो भी आंखें तो उस पर टिक जाती है, कितनी सुंदर माला। फूल का गुण होता है गंध, गंध तो आपको आ ही नहीं रही क्योंकि दूर है, परंतु दृष्टि को फिर भी आकृष्ट करती है। तो कुल मिला के दृष्टांत तो होता है जहां पर दो वस्तुओं में बिंब प्रतिबिंब भाव। तो इन दोनों वस्तुओं के अंदर ये कानों में मधुर धारा उड़ेलती है, ये आंखों को आनंद देती है, ये अविदित गुणा है और ये अनधिगत परिमला है। तो ये दोनों चीजों में आप में बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई दे रहा है, दोनों में एक ही सी बात कह रखी है, यहां कोई समर्थन नहीं कराया गया किसी बात का। अर्थांतर न्यास में क्या होता है, एक बात बता के और कोई ऐसी बात बताता है वो उससे मिलती जुलती नहीं है, परंतु उस बात का वो समर्थन करती है, उस बात का वो समर्थन करती है। इसमें तो बिल्कुल एक ही बात दो वाक्यों में कह दी जाती है, बस यूं मान के चलो। तो ये दृष्टांत अलंकार होता है। तो है कि नहीं ये अर्थांतर न्यास से अलग। अर्थांतर न्यास में विद्यार्थियों कोई बात कह के और एक नीचे एक ऐसी बात कह दी जाती है जिससे वो बात पुष्ट होती है, हाँ भाई सही बात है, यहां तो दोनों ही बात बराबर लेवल की है। तो ये अर्थांतर दृष्टांत अलंकार होता है। तो मेरे ख्याल से आप कर लोगे, कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और भी इसके उदाहरण हैं, परंतु मैं उतने उदाहरणों में आपको पजल नहीं करना चाहता क्योंकि अब बिल्कुल क्रैश कोर्स चल रहा है। अब मैं बहुत सारे उदाहरण इसके रख दूं, ठीक ना। तो ये दृष्टि क्रोंगाक्षः संस्कृति मदन व्यथा, ये भी है कि तुम्हारे देख लेने पर उसकी मदन व्यथा दूर हो जाती है, सूर्य के न उदय होने पर कुमुद सहती की ग्लानि हो जाती है। तो ये दोनों बात वेद भी विधर्मता का उदाहरण है, आपस में एक दूसरे का समर्थन करता है, परंतु आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या पता उदाहरण कहां से उठा ले, कोई जरूरी है कि वो ही उठाएगा, ठीक है। और अगला है निदर्शना। निदर्शना, निदर्शना का सबसे पहले तो आपको लक्षण, क्योंकि इसका लक्षण इंपॉर्टेंट है, लक्षण में से क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा है, संभवन वस्तु संबंधो असंभवन वापि कुत्रचित यत्र बिंब अनुबिंबत्वेन, यत्र बिंब अनु बिंबत्वेन बोध्येत सा निदर्शन। लीजिए क्या कहता है, संभवन वस्तु संबंधो, कहीं पर दो वस्तुओं का संबंध हो या असंभवन वापि कुत्रचित, या कहीं पर ना हो परंतु उनमें बिंब अनुबिंबत्व दिखाई देना निदर्शन अलंकार होता। बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण है वह सूर्य प्रभवो वंश क्व चाल्प विषया मति तितीर्षु, तितीर्षु दुस्तरम मोहाद उड्डुपेनास में सागर। कालिदास कहता है रघुवंश के प्रथम सर्ग में ही कहता है, कहां तो वो सूर्यवंशी और कहां मेरी कम विषयों वाली मति, जिसको कम नॉलेज ऐसी मति, तो इन दोनों चीजों में आपस में संबंध है ही नहीं। परंतु इस बात का कहता, मैं तो उड्डुपेन, उड्डुप होता छोटी नाव से मोहवश पागलपनवश दुस्तर सागर को तैर लेने का इच्छुक हूं। तो इन दोनों में पहली बात का दूसरी बात में प्रतिबिंब दिखाई देता है। भाई कुछ छोटी सी नाव से सागर को नहीं पार कर सकता, इनमें आपस में संबंध नहीं है, और कोई कम ज्ञान से बहुत बड़ा विषय नहीं रच सकता इसमें, पर दोनों बातों में एक दूसरे का बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई दे रहा। वो अर्थांतर न्यास नहीं है भाई, कह दे भाई ये बात इसलिए है क्योंकि ऐसा होता है, अगर ऐसा होता तो अर्थांतर न्यास। ये तो दोनों बात इनमें आपस में संबंध बनता भी नहीं, परंतु फिर भी एक दूसरे के वो बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई दे रहा। तो ऐसा निदर्शन अलंकार होता है। एक और इसका उदाहरण है, बहुत अच्छा है वो उदाहरण, वो माइंड से स्लिप कर रहा है। हाँ,
को अत्तर भूमि वले तापयन मुधा जनान तापयन मुधा सुचिरमेति संपद है कि इस संसार में कौन ऐसा है भूमि वल्य, इस गोल भूमि पर जो लोगों को जनान मुधा तापयन व्यर्थ में पीड़ित करता हुआ सुचिरमेति संपदा लंबे समय तक संपत्तियों का भोग करता है। क्योंकि जो भानुमान है वो भी आसासाद चरमाचलम तथा है, जो दिनेन वेदयन भानुमान आसासाद चरमाचलम तथा है कि दिन से लोगों को पीड़ित करता हुआ वो सूर्य भी शाम के समय अस्त हो जाता है। तो इन दोनों में भी बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई देगा। तो निदर्शन अलंकार के और भी अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, परंतु आप कम से कम इतना जरूर कीजिए। अब अंतिम दो अलंकार कौन कौन से? संदेह और भ्रांतिमान। आसान है बिल्कुल, ठीक ना। संदेह प्रकृति अन्य से संशय प्रतिबोधित है। प्रकृति में उपमेय में उपमान का संदेह, ठीक ना। और यह तो साम्याद अतस्मिस तदग्रह प्रतिबोधित के समानता होने के कारण जो चीज जैसी नहीं है उसमें वैसा ग्रहण करना। लक्षण तो आपको सबको पता है, लक्षण तो अब क्रैश कोर्स में आपको पढ़ाऊंगा तो फिर तो टेस्ट पास नहीं होने वाला है, ठीक ना। चलिए संदेह में देखो, इसमें जो क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा अनिश्चयात्मक मिथ्या ज्ञान। अनिश्चयात्मक मिथ्या ज्ञान और ये होता निश्चयात्मक मिथ्या ज्ञान। निश्चयात्मक मिथ्या ज्ञान आप आपको कैसे, सुनिए मेरी बात। जहां पर ये सांप है कि रस्सी है, रस्सी है कि सांप, निश्चित हो ही नहीं पाता, तो अनिश्चयात्मक ज्ञान तो दोनों में झूठा ही होता है, मिथ्या होता है, तो वो तो संदेह। और जहां पर आप पक्का मान लो, नहीं जी रज्जौ सर्प, रस्सी में सांप दिख गया आपको, आप कहने के लिए तैयार ही नहीं रस्सी है, नहीं नहीं सांप है, सांप है, सांप है, तो वो भ्रांतिमान होता दोनों में झूठा। इसके जो पहचानने के होते हैं, इसमें किम मिल जाता, किम किम, या इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। किम मार्तंड अयम, क्या ये मार्तंड है? किम तरुण्य तरोरियम नवा वल्लरी, ठीक ना, क्या ये उस पेड़ की नई नई वल्लरी है? आपको पता ही नहीं चलता, और जब पता नहीं चलेगा तो आप प्रश्न पूछोगे क्या ऐसा है, और इसके पीछे आपको ये मिलेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। किम अहोस्वित, ठीक ना, मन्ने संके, ठीक ना, मन्ने मैं ऐसा मानता हूं, संके मैं ऐसी शंका करता हूं। भाई शंका क्यों कर रहा है? तभी तो कर रहा है जब उसको नहीं पता चीज होगा। या मैं ऐसा मानता हूं कि ये रस्सी सांप है। तो ऐसी चीजें जहां पर भी आ जाए, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे राज दुलारो, संदेह अलंकार लिख दे। अगर कहीं पर है जैसे रजते सुक्तौ इदम रजतम, जहां पर आपको लगे कि सीप में चांदी दिख रही है और वो समानता के कारण इसका लक्षण भी है साम्याद अतस्मिन् तद्ग्रह, समानता होने के कारण जो चीज नहीं है उसमें वैसा दिखाई देना, वो अलंकार होता है। तो मेरे ख्याल से विद्यार्थियों आपने बहुत अच्छे से बड़े इत्मीनान के साथ सीखे हैं, और मैंने पूरी कोशिश की कि इनके क्वेश्चन जहां जहां से आने हैं वो मैंने चीज आपको सिखाने की पूरी कोशिश की है। और यदि आप इस तरीके से वीडियो देख फिर भी कुछ दिक्कत है, इसके नीचे ज्वाइन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप लिखा हुआ है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लो और उसमें मुझे मैसेज छोड़ो। आधी रात को भी मैसेज करोगे मैं तब भी आपको समझाने के लिए तैयार हूं। बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है, आपने लाइक सब्सक्राइब तो कर लिया, बेल आइकन और दबा लो। अब वीडियो बहुत ज़्यादा आएंगे और बहुत जल्दी हम डेमो क्लास, मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं और बहुत लंबी लंबी चलेगी। तब तक अपना सिलेबस तैयार कर लीजिए, क्योंकि मैराथन के बाद आपके पास सिलेबस तैयार करने का मौका नहीं होगा। मैराथन में से तो आपको मैं बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक ना, तो आप इसको बहुत सारे लोगों को पहुंचाइए। अगर मैं अकेला प्रयास करूंगा तो मैं एक हूं, आप मेरे साथ जुड़ के प्रयास करेंगे तो आप कई हजार हैं। और एक एक विद्यार्थी 10-10 को भी भेजे ना, कोई राजस्थान में भेजे, कोई यूपी में भेजे, कोई हरियाणा के कोने कोने में बैठे हुए विद्यार्थी भेजे, तो हम बहुत आसानी से सब लोगों तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।